Hello and welcome to our channel Finance with Nobita. This video is part of NISM 5A Mutual Funds playlist. मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 12 के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड लोग एक अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास भी हो रहे हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए सो दैट आपके म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड एंड ऑफ द वीडियो ये तीनों जगह मिल जाएगा। तो गाइज एक बार आपका है ना चैप्टर 1 से 12 तक जो भी वीडियोस हमने बनाया है एक्सप्लेन करते हुए वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप 100 एमसीक्यू वाला वीडियो और 50 एमसीक्यू वाला वीडियो जो मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 और न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाया है वो सब देख लेते हैं। उसके बाद आप ये अटेम्प्ट कीजिएगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप पहले चैप्टर्स देख लें और उसके बाद ये सारे वीडियोस देख लें, या फिर अगर आप इसी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको कितना नॉलेज है। अगर आपको नहीं है या कम है या मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे इस वीडियो के थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा सारा चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कि एनआईएसएम ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो इसी वजह से मैं अपना मॉक टेस्ट का भी लेवल अब बढ़ा रहा हूँ। राइट, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही मैं कलेक्ट करके अब आपको जो रिसेंट वीडियोस मेरे मॉक टेस्ट के आएंगे उसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे एनआईएसएम को क्लियर करने में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। ए, द नॉमिनी इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स। बी, nomination does not create any title or beneficial interest in the units in favor of nominee after the death of unit holder. Option A, only A is true. Option B, only B is true. Option C, both A and B are true. Option D, both A and B are false. सो ऐसे ट्रू और फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट्स आपको दे दिया रहेगा एंड उसमें से आपको पता लगाना है कि सारे ट्रू हैं, सारे फॉल्स हैं, कोई एक ट्रू है बाकी फॉल्स हैं। राइट, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से समझना ज्यादा बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक इन एग्जाम की मेरे को नहीं आता है। राइट, आपने जितना भी चैप्टर्स हमारे जो 12 चैप्टर्स है अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपकी तरफ दे दिए जाए 2 मिनट का कंफ्यूजन लगेगा, बट अगर आप अच्छे से उसको सॉल्व करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए करते हैं एक एक करके। ए में बोला जा रहा है द नॉमिनी इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? एक ओनर म्यूचुअल फंड यूनिट्स का जो जिसको बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस ऑब्वियसली जिसने म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, वो बेनिफिशियल ओनर हो गया ना, कि मैंने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ उस म्यूचुअल फंड यूनिट्स का। नॉमिनी कौन हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी सिस्टर को या अपने पापा को नॉमिनी बनाता हूँ, तो वो बेनिफिशियल ओनर कभी भी नहीं होंगे मेरे म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अनटिल अनलेस जो म्यूचुअल फंड यूनिट का ओनर होता है उसका डेथ ना हो जाए। क्योंकि उसका जब डेथ होता है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसका लीगल एयर जो होता है वही बनाते मोस्टली लोग नॉमिनी। राइट, या तो आप अपनी वाइफ को बनाओगे, बच्चों को बनाओगे, माता पिता को बनाओगे, बहन को बनाओगे, भाई को बनाओगे। राइट, उनको वो अधिकार होता है कि उनका जो भी असेट है वो उनको ट्रांसफर हो जाए, लीगल एयर को ट्रांसफर हो जाए। राइट, तो पहला स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, तो ये तो हमारा गया क्वेश्चन से। तो जैसे ये ए वाला ऑप्शन हमारा जाता है तो हमारा चारों ऑप्शंस में से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो गया। राइट, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्टिल हम ऑप्शन बी को भी एक बार देख लेते हैं, यू नेवर नो ना। तो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है नॉमिनेशन डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द यूनिट्स इन फेवर ऑफ नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ यूनिट होल्डर। सो मैंने आपको क्लियरली बोला कि नॉमिनी जिसको आप बनाते हो इसका मतलब वो नहीं होता कि नॉमिनी आप उस चीज का ओनर हो गया आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स का, या वो टाइटल ओनर हो गया। राइट, जब तक डेथ नहीं होता है जिनका म्यूचुअल फंड्स है या जिनका वो असेट है उनका डेथ नहीं होता है तब तक उसके नॉमिनी के पास कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होगी, ना उसका वो ओनर होता है। राइट, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी हमारा राइट है, ट्रू है। तो मैंने आपको कहा था ए सी और डी अपना ऑटोमेटिकली ऑप्शन चला जाता है, तो ओनली बी इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, a trader believes that he can always outperform the market. This is an example of dash bias. A, recency bias. B, herd mentality. C, overconfidence या optimism. D, anchoring. सो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बेसिस पर आपको जज करना है इन चारों में से कौन सा बायस है। राइट, सो जो हमें समझ में आया कि यहाँ पर एक ट्रेडर है जो बिलीव करता है अपने ऊपर कि वो हमेशा ना मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा, उससे बेहतर रिटर्न्स निकाल सकता है। जैसे निफ्टी 50 परफॉर्म कर रहा है उससे बेहतर वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके निकाल सकता है। राइट, सो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई ना, क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग हैं। राइट,
और अगर वो कोई चीज का ऑप्टिमिज्म लगाते हैं कि हाँ इतना जा सकता है और आप उससे बेहतर परफॉर्म करोगे हर बार, ये तो भाई बहुत मतलब गलत बात हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक बार एक ट्रेडर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है रिस्क लेके, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क एपेटाइट को देख के, जब उसका प्रॉफिट होता है तो दूसरी बार इन्वेस्ट करता है, तीसरी बार इन्वेस्ट करता है, फिर वो ना जब उसको लगने लगता है ना कि यार मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं इन्वेस्ट अच्छा करता हूँ, मैं बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल सकता हूँ, तो वो ना ओवर कॉन्फिडेंस में आके रिस्क के बाहर चला जाता है, अपने एक रिस्क एपेटाइट जो होता है उसके बाहर वो स्टेप आउट कर जाता है या कर जाती है, एंड बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में, और उस टाइम पे उनका वो चीज जो ऑप्टिमिज्म है वो गलत साबित होता है एंड वो लॉस में हो जाते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे करके बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारा उनका नुकसान हो जाता है, घर बिक जाता है, राइट। सो ऐसी गलती कभी नहीं करने का कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाए या आप हर्ड मेंटालिटी वाले फेज में चले जाए। हर्ड मेंटालिटी में क्या होता है कि मार्केट में सारे लोग आईटीसी में इन्वेस्ट करें तो मैं भी आईटीसी में इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका खुद का एक रिसर्च होना चाहिए। अगर आपकी रिसर्च के हिसाब से बाकी लोग सही डिसीजन ले रहे हैं तो उसको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर सब गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूंगा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई ना, राइट। और रिसेंसी बायस में क्या होता है, आपको फोमो होते रहता है कि यार कोई चीज रीसेंट इवेंट होती है ना, तो उसके बेसिस पे आप हर चीज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो ये भी गलत चीज होती है। तो ये सारी चीजें जो बायस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर को, एक ट्रेडर को जानना कि हम क्या क्या गलतियां मार्केट में कर सकते हैं, एंड लोग करते भी हैं, इसी वजह से ये सारे टर्म्स भी बनाए गए हैं। सो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। A. In an assured return scheme, if the scheme is not able to pay the assured return amount, then the guarantor has to pay the same. B. Investor returns might vary from scheme returns on account of choices regarding investment schedule. C. The returns published in a mutual fund advertisement factor the entry or exit load as may be applicable. सो ना यहाँ पर है ना थोड़े टफ इंग्लिश का यूज किया गया है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो। एंड फाइनेंस की दुनिया में ना जानबूझ के टफ लैंग्वेज का यूज ही किया जाता है कि बाकी लोगों को समझ में ही ना आए, और जो समझ जाता है वो चीजों को इजीली सॉल्व कर जाता है, राइट। तो चलिए हम समझते हैं इसमें से कौन सा ट्रू है। मैं ऑप्शंस रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। तो चलिए एक एक करके करते हैं। ए, इन एन अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, सबसे पहले तो सेबी ने क्लियरली बोल के रखा है सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को कि आप कोई भी अश्योरेंस नहीं देंगे कोई भी स्कीम के बारे में कि वो इतना रिटर्न जनरेट करके देगा अगले 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में या 3 साल में, राइट। लेकिन स्टिल अगर आप कोई चीज का अश्योरेंस देते हैं तो उसके लिए ना आपको एक गारंटर बनाना पड़ेगा, उस गारंटर का नाम देना पड़ेगा एसआईडी के अंदर, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। क्योंकि अगर कल जाके वो अश्योर्ड रिटर्न किसी भी इन्वेस्टर को नहीं मिलता है और वो कंप्लेन करता है कि मुझे इतना एश्योर्ड रिटर्न जो बोला गया था अगले 10 साल में मेरा वो 15% का रिटर्न मिलेगा, राइट। अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो उतने अमाउंट का चेक है ना ऑन द स्पॉट गारंटर लिख के देगा उस इन्वेस्टर को, ताकि वो उतने रिटर्न्स कमा पाए जितना उसको प्रॉमिस किया गया था अश्योर्ड रिटर्न स्कीम में। तो ये फेयर इनफ है गाइस। इसी वजह से म्यूचुअल फंड कंपनीज कभी भी अश्योर्ड नहीं बोलती है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इट्स एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन द पास्ट रिटर्न्स जो दिखाया जाता है आपको स्क्रीन पे, वो अश्योर्ड रिटर्न्स कभी नहीं होते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए तो हमारा ट्रू हो गया, राइट। अब ऑप्शन बी, investor returns might vary from scheme returns on account of choices regarding investment schedule। तो ना यहाँ बोला जा रहा है स्टेटमेंट में थोड़ी टफ इंग्लिश को यूज करके कि इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स है ना वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं बेस्ड ऑन उनके इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल्स के बेसिस पे। जैसे एक ही इन्वेस्टमेंट टूल है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इंडेक्स फंड है, राइट। उसमें कोई है ना लमसम अमाउंट डाल देता है 5 लाख का एक बार में, राइट। और एक बंदा 5-5 हजार की एसआईपी कर रहा है हर महीने, तो इन दोनों के भी रिटर्न्स है ना ऑब्वियसली अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक ने बहुत पहले ही पूरा पैसा डाल दिया है बल्क में, राइट। उसका जल्दी डबल भी हो सकता है, उसको लॉस भी हो सकता है, और एक रेगुलर बेसिस पे डाल रहा है, तो वो मार्केट को है ना वोलेटिलिटी को सह जाएगा, राइट। एवरेज उसका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, रिटर्न्स बन जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि समझो 2 लोग साथ में एसआईपी शुरू करते हैं सेम अमाउंट का, लेकिन एक बीच में क्या करता है अपना उसमें से थोड़ा सा फंड विड्रॉ कर लेता है और एक बिल्कुल विड्रॉ नहीं करता है, तो ये चारों लोगों का ना रिटर्न्स ऑब्वियसली अलग अलग आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें फंड की कोई गलती नहीं होती है, राइट। इसमें आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया है या इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल चेंज किया है जिस वजह से आपके रिटर्न्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ट्रू है यहाँ पर, राइट। लेकिन जो सी वाला है ये ट्रू नहीं है। आई टेल यू व्हाई।
द रिटर्न्स पब्लिश्ड इन अ म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट, मतलब जो रिटर्न पब्लिश किया जाता है एक म्यूचुअल फंड का, जब एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि आपको 14 से 15% का रिटर्न्स मिलेगा या नहीं, वो इसके बेसिस पे होते हैं कि आपका एंट्री लोड एग्जिट लोड जो है ना, वो उसमें है ना माइनस करके नहीं बताया रहता है, राइट। चलो इंडिया में तो एंट्री लोड है ही नहीं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते वक्त आपको कोई पैसे लगेंगे, लेकिन एग्जिट लोड बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में होते हैं कि अगर आप 1 साल से पहले या 2 साल से पहले अगर उस म्यूचुअल फंड स्कीम से निकलते हो तो आपको 1% का, आधा परसेंट का पेनाल्टी लगेगा, राइट। पेनाल्टी इन द सेंस एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन हर म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसा नहीं होता, तो ऑब्वियसली माइनस करके आपको रिटर्न्स नहीं दिखाए जाते हैं म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट में, राइट। मतलब समझो आपने है ना ऑन एवरेज 5 साल में 15% का रिटर्न निकाला है, राइट, एंड है ना उसमें से बीच में आप कोई कोई ना स्कीम से 1 साल के पहले ही निकल गए हो, राइट, तो उसमें 1% का आपको एग्जिट लोड लग गया, तो ऑब्वियसली आपका 15 - 1% 14% हो गया आपका रिटर्न, राइट। बोलते हैं ना एप्लीकेबिलिटी के बाद नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फैक्टर करके दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, फैक्टर करके बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, ए एंड बी आर ट्रू। आई होप ये वाला आपको आंसर समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको दूसरे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, what will happen if one of the joint holders of a mutual fund folio dies? Option A, the folio will be cancelled and the amount refunded. Option B, the units will be transferred to nominees. Option C, the units will be transferred to heir of the deceased holder. ऑप्शन डी, द यूनिट्स विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय द सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर। सो गाइस, अगर कोई एक बंदा ने म्यूचुअल फंड फोलियो ओपन किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उसके डेथ के बाद उसके नॉमिनी को चला जाता है, राइट, के लीगल एयर को, राइट। लेकिन अगर दो लोग ने मिलके जॉइंट होल्डर बन के किया, जैसे एक हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, राइट, सो समझिए किसी एक का अगर उसमें से डेथ हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड होल्डर होता है वो फर्स्ट होल्डर बन जाता है, राइट, एंड वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स कंटिन्यू होते रहते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द यूनिट्स विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर, मतलब जो सेकंड होल्डर होगा वो फर्स्ट होल्डर बन जाएगा और वो होल्ड करेगा आगे का चीज। क्वेश्चन नंबर 5, हु अप्लाइज टू सेबी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड? ऑप्शन ए, द असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं। ऑप्शन बी, द स्पॉन्सर्स। ऑप्शन सी, चीफ फंड मैनेजर। ऑप्शन डी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है कि समझो अब अगर आपको एक म्यूचुअल फंड की कंपनी सेटअप करनी है, राइट, तो कुछ क्राइटेरिया है, ऑब्वियसली उसके बहुत हैवी क्राइटेरिया है, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका सबमिशन कौन करेगा सेबी को, राइट। तो क्या म्यूचुअल फंड कंपनी करेगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी ही तो खड़ी करनी है, तो ये तो चला जाता है। फिर चीफ फंड मैनेजर, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वो तो बाद में सिलेक्ट होगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी स्पॉन्सर के द्वारा बनाया जाएगा, राइट। तो जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर का मतलब होता है जो खुद कंपनी का मालिक होने वाला है, उस कंपनी का मालिक, जो प्रमोटर भी कह सकते हो, स्पॉन्सर कहते हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया में, वो रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करेगा जो फॉर्म वगैरह होगा या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ए, द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज दैट based on its past performance. B, when an investor wants to redeem from a scheme, the distributor must suggest redemption from the scheme with the maximum exit load. ये बड़ा easy है, right? सबसे पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का उसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देख के, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो 1 साल 2 साल बहुत अच्छा रिटर्न जो म्यूचुअल फंड स्कीम देता है, वो बाद में उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दे पाता है। मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, आई एम नॉट सेलिंग की टेलिंग कि आप बाय और सेल करो उस चीज को, बस मैं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक्सिस का ब्लू चिप फंड था, राइट, जो 2020-21 में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिया, लेकिन अगर आप 2-3 साल से उसको देख रहे रहोगे तो वो कुछ आज खास अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है, राइट। तो एक फंड जो प्रीवियसली बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है वो जरूरी नहीं है कि आगे भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, तो वो वाला चॉइस ही गलत होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, राइट। अब तो ये वाला ऑप्शन चला गया, तो डोंट यू थिंक आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गायब हो जाता है, एक ही आंसर बचता है। बट चलो फिर भी बी वाला ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। तो बी, व्हेन एन इन्वेस्टर वांट्स टू रिडीम फ्रॉम अ स्कीम, द डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट सजेस्ट रिडेम्पशन फ्रॉम द स्कीम विद द मैक्सिमम एग्जिट लोड। सो गाइस, जब कोई भी इन्वेस्टर ना म्यूचुअल फंड से रिडीम करना चाहते हैं, मतलब वो बेच के निकलना चाहते हैं, पैसे निकालना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है कि हम उनको बताएं कि मैक्सिमम एग्जिट लोड वाले स्कीम लेके एग्जिट करो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम चाहेंगे ना कि हमारे इन्वेस्टर जो है, हमारे जो क्लाइंट है, उनका कम से कम नुकसान हो, राइट, तो हम मिनिमम एग्जिट लोड वाले स्कीम का बताएंगे, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों भी ऑप्शन है ना फॉल्स है, राइट, क्योंकि दोनों भी जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्टली एक
ऑप्शन ए पढ़ के आप डायरेक्टली आंसर का पता नहीं लगा सकते, आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपना ऑप्शन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो गया, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर फॉल्स। सी हाउ क्वेश्चंस को इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है कि आप ट्रैप में आ जाए, राइट? सो बी वेरी स्मार्ट देयर। क्वेश्चन नंबर 7, identify the true statement with respect to unclaimed dividend in mutual fund schemes. Option A, if the plan is a regular plan, then it is the distributor's responsibility that the investor claims the dues. Option B, it is the sole responsibility of the investor that she claims the dues. Option C, the asset management company is expected to make a continuous effort to remind the investors through letters to claim their dues. Option D, all of the above are true. तो अनक्लेम डिविडेंड जो होता है, जो लोगों ने क्लेम नहीं किया होता जो डिविडेंड अमाउंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेबी के रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से, एएमसीज मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज को है ना कॉन्टिन्यूअस ना लेटर के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स को याद दिलाना होता है कि आपके पास अनक्लेम डिविडेंड इतना पड़ा हुआ है, आप उसको क्लेम कर लीजिए, मतलब आप वो ले लीजिए, राइट? एंड इवन जब वो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, राइट, उसमें भी उनको है ना अनक्लेम डिविडेंड कितना अमाउंट का है और जो नंबर्स हैं वो सब ना उनको दिखाने पड़ते हैं, सो दैट इन्वेस्टर्स जल्द से जल्द वो अनक्लेम डिविडेंड को क्लेम कर ले, राइट? क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनक्लेम डिपॉजिट्स बैंक में पड़े हुए हैं अननेसेसरी, जो क्लेम नहीं किए गए हैं, अनक्लेम डिविडेंड पड़े हुए हैं जो क्लेम नहीं किए गए हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, राइट? क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच ऑफ these can the mutual fund not distribute dividends? Option A, income accruals. B, dividend which are received from equity investments. C, unrealized appreciation in value of investments. D, realized gain from sale of investments. सो गाइज, जो डिविडेंड्स है ना म्यूचुअल फंड कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करना किस में से अलाउ नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, उनके लिए रेगुलेशंस बनाया है सेबी ने, जो बताता है कि आप है ना जो डिविडेंड्स है ना वो है ना सिर्फ रिजर्व्स में से दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो रिजर्व्स कैसे होता है? जो भी म्यूचुअल फंड्स को सेल करके, जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को जो सेल करके जो प्रॉफिट बनता है ना भाई, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो बनाती है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो बनाते हैं, वो जो प्रॉफिट होता है उसमें से अगर कोई लॉसेस हुए हैं उसको पहले एडजस्ट किया जाता है, और उसके बाद जो प्रॉफिट्स बचता है वो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हो जाता है एज अ रिजर्व, एंड उसमें से अगर म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, ना चाहे तो नहीं दे सकती है। तो यहाँ पर कौन से में से नहीं दे सकती है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, क्योंकि अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि समझिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए लगाया और 2 साल के बाद वो 1500 करोड़ रुपए हो गया, तो यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, राइट? लेकिन वो अभी तक सेल नहीं किया गया है, मतलब वो अभी तक निकाला नहीं गया है ना। तो जब तक वो निकाल के प्रॉफिट पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है, तब तक आप उसको बांटोगे कैसे डिविडेंड के फॉर्म में, राइट? इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। आपने एक घर खरीदा है 1 करोड़ का, 2 साल के अंदर उसका 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया है। अब 10 लाख आपका प्रॉफिट है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि 10 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल है प्रॉफिट वाला, नहीं ना। जब तक आप उस घर को बेच नहीं देते हो 1 करोड़ 10 लाख में, तब तक वो 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट थोड़ी हुआ। तो जो प्रॉफिट ही नहीं है अब तक मिला आपके जो बैंक अकाउंट में, उसमें से आप कैसे दे सकते हो किसी को एज अ डिविडेंड? सो ये आपको बोलने की कोशिश कर रहा है ये ऑप्शन सी। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन वांट्स टू नो द जनरल रिस्क फैक्टर्स देन व्हिच डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? ऑप्शन ए, फंड फैक्ट शीट। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सेबी। ऑप्शन सी, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, राइट? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरल रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर किसी इन्वेस्टर को जानना है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट रीड करे जहां वो मेंशन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर है ना एक रिस्क फैक्टर्स वाला सेक्शन होता है, जिसको जो सेक्शन 1 सब सेक्शन ए में लिखा होता है, उसके सारे जनरल रिस्क फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स जो सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अफेक्ट करते हैं। सो वो देख के एक इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि उसको आगे बढ़ना है कि नहीं इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, राइट? ऑप्शन सी, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट आंसर हियर। सेक्शन 1 सब सेक्शन ए भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने अपने वीडियोस में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, सो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वो प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, वीडियोस देखिए सारे, और सारे कंसेप्ट समझने के बाद ही एग्जाम में जाइए। अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ये हमारी गारंटी है। बस प्लीज सीरियसली लीजिएगा पढ़ते वक्त। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु वांट्स टू रिटेन लिक्विडिटी इन हिज इन्वेस्टमेंट विल इन्वेस्ट इन डैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है गाइस कि कोई भी असेट में जब आप इन्वेस्ट करते हो ऑन द स्पॉट उसको बेच के पैसा आ जाए, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है?
अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए एएलएसएस स्कीम्स, बी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सी पीपीएफ, डी लिक्विड फंड्स। सो जो करेक्ट आंसर है वो है लिक्विड फंड, क्योंकि लिक्विड फंड को आप ऑन द स्पॉट बेच के पैसे उसमें से रिडीम कर सकते हो, राइट। बाकी 3 क्यों नहीं आंसर है, मैं आपको बताता हूँ। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है उसमें ना एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, 1 साल का, 2 साल का, तब तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते हो, लिक्विडिटी नहीं है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको रिडीम नहीं कर पाओगे, बट फिर पेनाल्टी लग जाएगा आपको अगर टाइम से पहले रिडीम करते हो। इस वजह से फिक्स्ड डिपॉजिट को हम लिक्विडिटी वाला, उतना लिक्विडिटी वाला असेट नहीं मानते हैं। लिक्विड फंड उससे ज्यादा लिक्विडिटी रखता है, राइट। सी पीपीएफ, पीपीएफ जो होता है उसका लॉकिंग पीरियड ही 15 साल का होता है, तो इसमें से भी आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, राइट, अनटिल अनलेस 3 साल बाद कोई या 5 साल बाद कोई इमरजेंसी अगर कोई आता है, राइट। चलो उसका तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी है। फिर ईएलएसएस स्कीम जो है उसका लॉकिंग पीरियड 3 साल होता है, तो इसमें से भी आप नहीं पैसे निकाल पाओगे। तो यार लिक्विड फंड इज द मोस्ट लिक्विड असेट। हाँ, अब जो ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट्स आ गए हैं उसमें जल्दी जल्दी रिडीम होकर लिक्विडिटी मिल जाती है, बट उसमें भी तो मेच्योरिटी होती है ना, 1 साल की, 3 साल की, 445 डेज की, राइट। पेनाल्टी देके ही आपको उसमें से भी निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन लिक्विड फंड में कोई पेनाल्टी लगेगा नहीं, आपको ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो। इसी वजह से लिक्विड फंड इज द राइट आंसर हियर। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सारा चीज अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, the empanelment of a mutual fund distributor by an asset management company can be terminated dash. Option A, in case all the investors of distributor shift to direct plans. Option B, anytime by the AMC. Option C, when the term of empanelment is over. Option D, all of the above. तो यहाँ जो आंसर है ना गाइस वो ये होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो कभी भी है ना किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ना एम्पैनलमेंट अपने साथ जो है वो टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर जब नया नया इन्वेस्टर होता है, जब नया नया एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो उसके पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं होता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टर्मिनेट कर देगा ऑन द स्पॉट, राइट। उसके पास मौका होता है, 3 साल का उसके पास लाइसेंस है, तो आराम से वो धीरे-धीरे अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकता है, राइट? और टाइम भी लगता है, इतना ईज़ी काम तो है नहीं, राइट? फिर एम्पैनलमेंट का जब टर्म ओवर हो जाएगा, तो टर्म वगैरह कोई नहीं होता है एम्पैनलमेंट का, ठीक है? एक एआरएन नंबर जो आपको मिलता है, वो 3 साल के लिए मिलता है। फिर आप वापस से एग्ज़ाम दे सकते हो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का और एआरएन नंबर रिन्यू कर सकते हो, तो एम्पैनलमेंट आपका लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई व्हिच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? ऑप्शन ए, investors cannot hold the units of a mutual fund in fraction of 1 unit. B, investors can hold the unit of a mutual fund in fraction of 1 unit. C, investors can hold the units of a mutual fund in market lots of 50 units. D, investors can hold the units of mutual fund in market lots of 100 units. सबसे पहले फ्रैक्शन का मतलब आपको मैं समझा दूं। फ्रैक्शन का मतलब होता है पॉइंट, राइट, 1.5, जैसे हम 1.5 रुपए, 2.5 रुपए, 10.5 रुपए बोलते हैं ना, 10.50 पैसे, राइट। तो उसको फ्रैक्शन एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो इसको ना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रू वाला, वो है ऑप्शन बी, कि एक इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड कर सकता है इन द फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट, राइट। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझिए। एक इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदे हुए इन्वेस्ट कर करके, तो उसके पास अभी ना कुछ समझ लीजिए 1000 यूनिट्स है, ठीक है। एंड है ना कंपनी ना और वो डिविडेंड वाले री इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है उसने, ठीक है। तो जब ना कंपनी ने ना समझ लीजिए डिविडेंड अनाउंस किया, एंड जब वो डिविडेंड उसको मिला, री इन्वेस्टमेंट वाला स्कीम है, मतलब डिविडेंड वापस से री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो उसको ना समझ लीजिए 50.5 का यूनिट मिला, 50.5 यूनिट्स मिले डिविडेंड के। तो अब उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 प्लस 50.5, राइट। तो हो जाएंगे 1050.5 यूनिट्स। तो डोंट यू थिंक ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, करेक्ट। तो इसी वजह से ये करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि एक मतलब एक इन्वेस्टर 50 यूनिट, 100 यूनिट या 1 यूनिट ही होल्ड कर सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी वो होल्ड कर सकता है। एंड अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ध्यान से देखेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में ही मोस्टली दिखेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13, AMCs has to put in a place a due diligence process to regulate distributors who dash. Option A, has received commission of over rupees 25 lakhs from a single mutual fund. B, has raised AUM of over rupees 25 crores from non-institutional investors. C, has presence in more than 20 locations. D, all of the above. ओके, तो इसमें से कौन सा वाला राइट है हमें पता लगाना है, करेक्ट। तो मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ। ड्यू डिलिजेंस किसके लिए सेबी ने रेगुलेशन डाल के रखा है एएमसी के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर कि क्या ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस उनको फॉलो करवाना है, ठीक है। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे जैसा, आपके जैसा, राइट, अगर वो 20 लोकेशन से ज्यादा में अपना प्रेजेंस रखता है, 20 लोकेशन मतलब समझ लीजिए आप मुंबई में रहते हो, आप मुंबई, बिहार, यूपी, कर्नाटका, केरला, हर जगह आपके क्लाइंट्स हैं, राइट। तो उसका आपका प्रेजेंस अलग अलग स्टेट में या अलग अलग लोकेशन में हो गया, राइट। तो अगर वो 20 से ज्यादा हो जाता है, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करके एएमसी को है ना बताना होता है
ठीक है, एमफी को और सेबी को। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोई सिंगल म्यूचुअल फंड से 50 लाख के ऊपर का कमीशन रेस कर लेता है, अर्न करता है, तो भी बताना होता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूडिंग एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अगर वो 100 करोड़ से ऊपर का असेट अंडर मैनेजमेंट बना लेता है, 100 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, राइट? एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अगर वो 100 करोड़ से ऊपर का असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इतना इन्वेस्ट करवा चुका है इन्वेस्टर्स लोगों से मिला के, तो भी उनको बताना होता है, राइट? सो ये तीनों में से, चारों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर आता है, तो उस केस में ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करना बहुत जरूरी है एएमसीज को, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि 25 लाख का क्राइटेरिया नहीं है ऑप्शन ए में जो दिखा रहा है, 50 लाख का क्राइटेरिया है सिंगल म्यूचुअल फंड से। ऑप्शन बी वाला भी राइट है, लेकिन 25 करोड़ वाला नहीं, 100 करोड़ वाला होना चाहिए वहां पर, राइट? और 20 लोकेशंस वाला करेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर 20 लोकेशन है। अगर समझिए जो मैंने जो बोला, 50 लाख फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड, 100 करोड़ फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, मतलब एक इन्वेस्टर इंक्लूडिंग एचएनआई, वो वाला ऑप्शन बी में होता, सी में 20 लोकेशन होता, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होता, राइट? सो ध्यान से सुना हो अगर आपने, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा इस पार्ट को समझिए, सुनिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर वैल्यूएशन एंड एएमसीज वैल्यूएशन गाइडलाइंस डैश, ऑप्शन ए द वैल्यूएशन गाइडलाइंस विल प्रिवेल, द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर वैल्यूएशन विल प्रिवेल, सी बोथ आर सेम सो देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, डी सेबी विल डिसाइड व्हिच इज करेक्ट। सो गाइस क्या है ना, सेबी ने ना सारे एएमसीज के लिए ना एक प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर वैल्यूएशन बनाया हुआ है, राइट? तो वो बना हुआ है और एएमसीज ने खुद के लिए अपना वैल्यूएशन गाइडलाइंस बनाया हुआ है। तो इन दोनों में से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट, एक दूसरे से मतलब मैच नहीं होता है, तो कौन सा राइट माना जाएगा, राइट? तो उस केस में ऑप्शन बी द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर वैल्यूएशन विल प्रिवेल, जो सेबी ने बनाया हुआ है, ठीक है? सो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, अ डैश इन्वेस्टर विल प्रेफर लोअर रिस्क एंड विल सेटल फॉर अ लोअर रिटर्न, ऑप्शन ए अग्रेसिव, ऑप्शन बी एडवेंचरस, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव, ऑप्शन डी मॉडरेट। ओके, सो एक इन्वेस्टर है जिसको है ना लो रिस्क लेना है, तो क्या वो लोअर रिस्क रिटर्न के लिए सेटल करेगा? ऑब्वियसली यस, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको है ना अपना प्रिंसिपल अमाउंट को डुबाना नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं कि मेरा पैसा ना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डूबे ना, उनको ग्रोथ चाहिए अपना पैसा होते हुए, लेकिन उनको अपना प्रिंसिपल अमाउंट डूबना नहीं चाहिए, जो जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनको वापस आना चाहिए। तो वो है ना कंजर्वेटिव टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली उनको कम रिटर्न मिलेगा। और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना एक मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, ग्रो करना है लेकिन थोड़ा बहुत पैसा वो रिस्क पे लगाने को रेडी है, तो वो मॉडरेट टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ कंजर्वेटिव से बेहतर रिटर्न्स मिलता है, राइट? एंड कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा डूब भी जाए प्रिंसिपल अमाउंट, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज्यादा रिटर्न्स बनने के चांसेस भी होते हैं, उसको अग्रेसिव बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 16, the investors of a mutual fund can terminate the AMC or wind up a scheme if dash percent or more of the unit holders agree to it. Option A 50%, option B 60%, option C 70%, option D 75%, and the correct answer is 75%. So guys, हम जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अगर वो चाहे 75% इन्वेस्टर्स मिलके कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी को टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको हम बंद कराना चाहते हैं, वाइंड अप कराना चाहते हैं, तो मिलके कर सकते हैं, लेकिन 75% या उससे ज्यादा लोग होने ही चाहिए, इन्वेस्टर्स मिलके ही कर सकते हैं वो। तो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है इन्वेस्टर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के अंदर बाय सेबी, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is true with respect to mark to market? Option A, securities in the portfolio are valued at purchase price. Securities in the portfolio are valued at 52-week low price. Option C, securities in the portfolio are valued at 52-week high prices. Option D, securities in the portfolio are valued at current market prices. And the correct answer is option D, securities in the portfolio are valued at current market prices. इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ गाइस। मार्क टू मार्केट प्रोसेस क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियोस में तो बताई है मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन की है कैसे कैलकुलेट होता है वगैरह वगैरह, बट यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। आप ना जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदने जाते हो एक्सचेंजेस पे, तो आपको अलग अलग स्टॉक का अलग अलग प्राइस दिखता है, राइट? लेकिन जब एक म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां एन नंबर ऑफ कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है बाय फंड मैनेजर आपके पैसे को लेके। तो फिर एनएवी कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि हर स्टॉक का तो अलग अलग प्राइस चल रहा है, तो क्या होता है हर एक स्टॉक का प्राइस होता है उसको है ना कंबाइन करके उसका एक प्रोसेस होता है जिसको उसका कैलकुलेशन मैंने समझाया हुआ भी है, उससे एनएवी निकाला जाता है एवरीडे बेसिस पे। जो आप म्यूचुअल फंड का एनएवी चेंज होते हुए देखते हो ना एवरीडे,
वो है ना एवरीडे मार्क टू मार्क प्रोसेस से ही निकाला जाता है एंड पब्लिश किया जाता है एएमसी के वेबसाइट पे और एमपी के वेबसाइट पे, एंड उसके थ्रू आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी डिसाइड होता है पर यूनिट का, ठीक है। तो इसीलिए सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो आर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइसेस, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, the securities transaction tax STT levied on repurchase of units of debt mutual funds is dash. A, STT is not applicable. B, 0.001%. C, 0.025%. D, 0.25%. सबसे पहले बता दूं, डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट सिक्योरिटीज पे कोई एसटीटी नहीं लगता, ये मैं क्लियर कर दूं, ना परचेज पे ना सेल्स पे। याद रखिएगा ये चीज, कंफ्यूज मत होके कमेंट करिएगा कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, पहली बात। दूसरा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे या इक्विटी सिक्योरिटीज पे एसटीटी लगता है, लेकिन सिर्फ सेलिंग पे लगता है, जिसको हम रीपर्चेज भी कहते हैं, या स्विचिंग पे लगता है। स्विच करते हैं ना, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में आपको स्विच करना है, तभी लगता है। परचेज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी सिक्योरिटीज पे नहीं लगता है, याद रखिएगा, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे, ठीक है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो इक्विटी वाला, तो उस पे आपको बिल्कुल एसटीटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसको सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तब उस पे लगेगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाह रहे हो स्विच करके, तो भी लगेगा। इसको रीपरचेज सेल या हम स्विचिंग कह सकते हैं, एंड उस पे लगेगा। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड्स जो पूछा जा रहा है वो डेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको कहा डेट वाले म्यूचुअल फंड्स पे बिल्कुल एसटीटी एप्लीकेबल ही नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो। ऑप्शन ए, द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो and it has to be communicated to all the unit holders. Option B, the AMC can change the total expense ratio and it need not be communicated to the unit holders as it's an internal matter. Option C, the AMC is not allowed to change the expense ratio of a scheme during its entire lifetime. Option D, there is no term as total expense ratio for a mutual fund scheme. इसमें से कौन सा ट्रू है? जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे तो टोटल एक्सपेंस रेशियो को चेंज कर सकती है, ऐसे चेंज करना चाहिए नहीं, लेकिन अगर चेंज करती है ड्यू टू एनी फैक्टर्स, तो है ना, वो सारे के सारे यूनिट होल्डर्स मतलब इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करना होगा एएमसी को बाय द फॉर्म ऑफ, बोलते हैं ना, लेटर या फिर ईमेल के थ्रू, ठीक है, उनको बताना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो एक छोटा सा फीस होता है, समझ लीजिए, एक चार्ज होता है, जो आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से वो छोटा सा मिनिमम चार्ज कटता है, जिससे म्यूचुअल फंड कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, जो फंड को मैनेज कर रहे हैं, उनके फीस वगैरह भरे जाते हैं, या जो म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने में जो भी चार्जेस लगते हैं उसको फुलफिल करने के लिए होते हैं, ठीक है। एंड वो बहुत ही मिनिमल होता है, 0.1% से लेके 1.5% तक एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए मैक्स टू मैक्स जा सकता है, 1.5 नहीं 2.5 तक भी जाता है शायद, ठीक है। तो वो वेराई करता है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के लिए। ऐसे म्यूचुअल फंड रहेगा तो वहाँ कम एक्सपेंस रेशियो लगता है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड रहेगा वहाँ ज्यादा लगता है। तो वो चलो इस बारे में तो कभी और फ्यूचर में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो यूनिट होल्डर्स को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। सो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अ म्यूचुअल फंड मैनेजर इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन फार्मा कंपनीज as these companies are setting up new manufacturing capacities. Identify the investment style of the fund manager. Option A, value investment style. Option B, growth investment style. Option C, cyclical investment style. Option D, target investment style. So जो ये वाला जो स्टाइल है इसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ऑप्शन बी। क्योंकि जब फंड मैनेजर देखता है कि फार्मा कंपनीज नया नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रही है, मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रही है, राइट, तो वो ग्रो करना चाहती है, इसका मतलब रैपिडली, राइट, तो उसमें ग्रोथ, उन स्टॉक्स में ग्रोथ देखने मिलेगा इन फ्यूचर। सो आप ग्रोथ देख के इन्वेस्ट करो, इसीलिए वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल बनता है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल तब होता है, समझिए, जब आपको कोई एक स्टॉक लग रहा है या कोई एक सेक्टर लग रहा है जो जिनके स्टॉक्स है ना बड़े मतलब जितना उनकी वैल्यू होनी चाहिए उतनी अभी नहीं है, उनसे सस्ते में मिल रही है, तो उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो ये सोचिए कि आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल बोलते हैं। वहां कोई कंपनीज ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रही है, राइट, तो उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आया हो आपको डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज रिटर्न्स फ्रॉम एन इंटरनेशनल फंड डिपेंड ऑन? ए, asset class performance, B, foreign currency exchange rates, C, both 1 and 2, मतलब ऑप्शन ए एंड बी। तो गाइस क्या होता है, जब आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में या इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आप समझ लीजिए यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अमेरिका के म्यूचुअल फंड्स में और अमेरिकन स्टॉक्स में, तो ना आप वहां पर दो रिस्क ले रहे हो, ठीक है।
सबसे पहला तो आप एक एक्सपोजर आप ले रहे हो कि आप यूएस स्टॉक्स या यूएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां के एसेट में, राइट। दूसरा आप ये रिस्क लेते हो कि अगर जो यूएस डॉलर और करेंसी एक्सचेंज होता है ना, जो हमारा रुपी का, इसका जब रेट्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न्स पे उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, अगर तो अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो ऑब्वियसली रूपी, जो हमारा इंडियन रूपी है, वो वीक होता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके रिटर्न्स ज्यादा होंगे, क्योंकि आप यूएस वाले इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन वही वाइस वर्सा, अगर यूएस का जो डॉलर है वो वीक हो रहा है एंड आपका जो रूपी है, इंडियन रूपी, वो स्ट्रांग हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको उससे नुकसान होता है, आपके रिटर्न्स कम होंगे यूएस के इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग। मतलब समझो वो फंड ने 14% का रिटर्न दिया, तो यूएस में जो बैठ के यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको लिए 14% है, लेकिन आपके लिए वो कम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर यूएस का डॉलर वीक हो गया और इंडियन रूपी स्ट्रांग हो गया है। तो बोथ 1 एंड 2, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ होगा। एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा मोस्टली इनकम बनेगा, यूट्यूब एक यूएस की कंपनी है, तो डॉलर्स का बड़ा इंपैक्ट होता है बिकॉज हम डॉलर्स में कमाते हैं, राइट। तो जब यूएस का डॉलर वीक होता है ना, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूबर्स की इनकम वीक होती है, राइट, कम हो जाती है। लेकिन जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है और इंडियन रूपी वीक होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यूट्यूबर्स की इनकम बढ़ती है। तो हमेशा यूट्यूबर्स देखते रहते हैं कि डॉलर स्ट्रांग होता रहे, राइट, जिससे क्या होगा, यूट्यूबर्स की इनकम बढ़ती रहे। तो मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल समझाया कि कैसे इंपैक्ट होता है हमारे रिटर्न्स पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन इन व्हिच सेबी हैज टू अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स? ऑप्शन ए 3 वर्किंग डेज, ऑप्शन बी 7 वर्किंग डेज, ऑप्शन सी 14 वर्किंग डेज, ऑप्शन डी सेबी डज नॉट अप्रूव द डॉक्यूमेंट्स, इट गिव्स इट्स ऑब्जर्वेशंस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एसएआई, एसआईडी, किम, राइट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बाई एएमसी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो सबमिट करती है सेबी को, राइट। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जब सेटअप होता है तो ये सब सबमिट करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होता है तो ये सब सबमिट करना पड़ता है। तो सेबी है ना, उसको पढ़ने के बाद ना उसको अप्रूव करती है उन डॉक्यूमेंट्स को, ना डिसअप्रूव करती है, याद रखें दोनों बात, ठीक है। वो सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशंस बताती है कि आप ये चेंजेस इसमें कर सकते हो, ये चीज मिसिंग है, राइट। तो फिर एएमसीज क्या करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं या फिर वो चीजें जो मिसिंग है उसको ऐड करके उसको फिर पब्लिश कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे और एमपी की वेबसाइट पे, राइट। सो सेबी का काम ये नहीं है कि वो डिसअप्रूव या अप्रूव करे, वो बस अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं। इसी वजह से एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द डॉक्यूमेंट्स आर वेटेड बाय सेबी, नॉट अप्रूव्ड बाय सेबी। ये याद रखिएगा लाइन गाइस, इस पे आ सकता है, बहुत चांसेस है इस पे एक एमसीक्यू आ सकता है, एंड उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेटेड का स्पेलिंग बता देता हूं, VETTED, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स आर वेटेड बाय सेबी एंड नॉट अप्रूव्ड बाय सेबी, अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्कीम परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। A, the data related to fund performance of all mutual funds is available on AMFI website. B, SEBI has mandated disclosure of performance data by all the AMCs. So guys, इसमें से कौन सा ट्रू है बताना है आपको, ठीक है, या दोनों ट्रू है। सो जो जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं ना अलग अलग, उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो कैसा है, वो ना सेबी को मैंडेटरी किया है सेबी ने कि उसको डिस्क्लोज करना है आपको, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती है वो अपने सारे म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस एक तो एमफी वेबसाइट पे अपलोड करती है या अपने खुद के वेबसाइट पे अपलोड करती है। दूसरा, सेबी ने मैंडेट करके रखा है कि वो परफॉर्मेंस डेटा सारे एमसी से उनको चाहिए, ठीक है, डिस्क्लोजर में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये आपका करेक्ट आंसर है। मैं इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि अगर आपको सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करना है, उनकी स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आप www.amphiindia.com पे जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, which of these documents is not required to be submitted for investing in mutual funds by a charitable organization? मतलब एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उनके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इनमें से नहीं रिक्वायर्ड होता है सबमिट करना जब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो उसका कोई फाउंडर जो होता है वो बिजनेस नहीं कर रहा है प्रॉफिट के लिए वगैरह वगैरह। मोस्टली है ना, जो कंपनीज होती है जिनके फाउंडर्स बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड अच्छे से रन करने के लिए, उनके पास मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रस्ट डीड होता है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रस्ट है। इसी वजह से मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर वो नहीं सबमिट करते हैं तो चलता है, बाकी चीजें उनको सबमिट करनी है।
जो कि है ट्रस्ट डीड यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25, मिस्टर संदेश इन्वेस्ट्स ₹75 lakh in a gilt fund and gives a local check at 3:30 p.m. What will be the applicable NAV for allotment of units? A. Closing NAV of the next business day. B. Same day NAV if received before cutoff time. C. Closing NAV of day immediately preceding the date of application. D. NAV of the business day on which the funds are available for utilization. सो गाइज ये वाला ना इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो, ठीक है। और चलो एज अ एग्जाम देने जा रहे हो तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या होता है ना गाइज कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो कौन से दिन का आपको एनएवी मिलेगा वो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे आज मार्केट गिरा है तो म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट्स का एनएवी गिरता है, राइट। तो उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जानना जरूरी है कि आपको उसी दिन का एनएवी मिलेगा या उसके अगले दिन का एनएवी मिलेगा। सो इस वजह से ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है कि अगर आप एक चेक देते हो 3:30 को, ठीक है, मार्केट क्लोज होते वक्त एंड पे एकदम, और 75 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो गिल्ड फंड में, तो आपको कौन से दिन का एनएवी मिलेगा और उसके हिसाब से कितना यूनिट्स अलॉट होगा आपको, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेप्ट लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स, अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ गिल्ड फंड एक डेट फंड में आता है, राइट। तो इन दोनों भी कैटेगरी में अगर आप कितने कोई भी टाइम पे या कोई भी डेट पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जिस दिन वो पैसा है ना म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अवेलेबल हो जाएगा यूटिलाइजेशन के लिए, उस दिन का आपको एनएवी मिलेगा। तो समझ लीजिए आपने चेक दिया है 3:30 को आज, ठीक है, तो क्या वो पैसा आज ही मिल जाएगा कंपनी को? ऑब्वियसली नॉट। कंपनी उस चेक को डालेगा बैंक में और उसको जिस दिन वो पैसा अवेलेबल हो जाएगा बैंक के थ्रू मिल जाएगा, उस दिन का आपको एनएवी मिलेगा। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब तो सब कुछ चलो ऑनलाइन हो रहा है तो उसके उसी दिन बैंक से पैसा कट जाता है एंड कंपनी को मिल जाता है, इस वजह से आपको उस दिन के एनएवी मिल जाता है, उस दिन के एंड का जो एनएवी होता है। अदरवाइज पहले लोग चेक वगैरह से इन्वेस्ट करते थे तो जिस दिन वो अवेलेबल होता था इन्वेस्ट करने के लिए बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी, उस दिन का एनएवी वो दिया जाता था। तो गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखने के लिए एंड मॉक टेस्ट को देने के लिए। अगर आपको 25 मार्क्स में से कितना आया है आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, राइट। एंड मैं यहाँ पर है ना आपको शो कर रहा हूँ कि आपको कौन सा प्लेलिस्ट देखना है अगर आपको ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है, जिसमें 12 चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। ये प्लेलिस्ट में यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस प्लेलिस्ट पे, वहां से आप प्रॉपरली पूरे वीडियोस देख सकते हैं। इवन मैं 1-2 मॉक टेस्ट भी लगा के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने की ज्यादा दिक्कत ना पड़े। तो प्लीज उसको देख के आप अच्छे मार्क्स से पास करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फाइनेंस विद नोबिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही एनआईएसएम के अदर एग्जाम्स के वीडियो सुन लाने वाला हूँ।